साइबर ट्रक के कॉन्सेप्ट को अनवेल करने के 4 साल बाद 30 नवंबर 2023 को टेस्ला ने साइबर ट्रक की डिलीवरी करना चालू करी और ठीक इसके अगले दिन यूट्यूब पर कई सारे बड़े मीडिया हाउसेस ने और बड़े यूट्यूब चैनल्स ने वीडियो भी डाली। और आपने भी ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जहां पर यह बताया गया है कि कैसे ये बाकी टेस्ला कार्स की तरह बहुत ही तेज दौड़ता है, इतना तेज कि ये पोर्शा को अपने पीछे लाद कर एक दूसरी पोर्शा को हरा सकता है ड्रैग रेस के अंदर, कैसे इस डब्बे को बाकी ट्रक्स के मुकाबले सबसे ज्यादा दूर तक खींच सकता है और बाकी टेस्लास की तरह ही कैसे सिंपलिस्टिक इंटीरियर्स और बड़ी स्क्रीन के साथ आता है विद अ रियली इंप्रेसिव रेंज ऑफ 700+ किलोमीटर्स इन वन चार्ज। अब ये सारी चीजें सुनने में तो बहुत ज्यादा खास लगती हैं, लेकिन देखा जाए तो ये करिश्मा तो टेस्ला ने कई साल पहले अपनी मॉडल एस के साथ ही कर दिया था और बाकी सारे ब्रांड्स भी इसको कॉपी कर चुके हैं अब तक, तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो कमाल की चीज है ना वो इन 4 पॉइंट्स के अंदर छुपी हुई है, यानी कि ये एलियन डिजाइन, किसी भी प्रोडक्शन व्हीकल के अंदर स्टेनलेस स्टील की बॉडी का पहली बार इस्तेमाल किया जाना, प्रोडक्शन व्हीकल के अंदर पहली बार स्टीयर बाय वायर का इस्तेमाल और कार इंडस्ट्री के इतिहास में पिछले 65 ईयर्स में होने जा रहा सबसे बड़ा बदलाव, यानी कि 48 वोल्ट आर्किटेक्चर। अब हो सकता है आपने साइबर ट्रक के ऊपर काफी सारी वीडियोस देखी हो, लेकिन ट्रस्ट मी, इस वियर डिजाइन के राज और कॉन्सिक्वेंसेस से लेकर स्टीयर बाय वायर को इस्तेमाल करने के चलते सालों से अटके 12 वोल्ट आर्किटेक्चर से 48 वोल्ट आर्किटेक्चर में शिफ्ट होने के बारे में शायद ही आपको किसी और वीडियो के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल में बताया गया होगा जितना हम हमारी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, टेस्ला ने जो अपने पिकअप ट्रक के अंदर बदलाव करे हैं ना, ये पूरी की पूरी ऑटो इंडस्ट्री को बदलने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना बहुत सारे इनसाइट्स हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने का और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट से ही चालू कर लेते हैं, यानी कि इसके डिजाइन से। आज से लगभग 4 साल पहले जब टेस्ला द्वारा साइबर ट्रक का कॉन्सेप्ट अनवेल किया गया था, माना ये जा रहा था कि साइबर ट्रक का ये जो डिजाइन है काफी ज्यादा पोलराइजिंग है। हाँ, ये बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखता है और आपको दुनिया भर की गाड़ियों के बीच में अलग तो दिखा देगा, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक सवाल भी उठता है और वो ये है कि क्या हमारा फ्यूचर इतना ज्यादा प्लेन और बोरिंग दिखने वाला है। और ये सवाल सिर्फ आम जनता ही नहीं पूछ रही है, बल्कि महान कार डिजाइनर फ्रैंक स्टीफनसन के मन में भी ये सवाल आया है, जिन्होंने दुनिया को कुछ सबसे ज्यादा खूबसूरत कार्स बना के दी हैं, जैसे कि मिनी कूपर, फिएट 500, फिएट पुंटो, BMW X5 और मैक्लेरन की P1 और बाकी कार्स। फ्रैंक स्टीफनसन ने आज से लगभग 3 से 3.5 साल पहले इस गाड़ी के डिजाइन को क्रिटिसाइज करते हुए एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने ये बोला था कि इस गाड़ी का जो डिजाइन है ना वो कोई लो पॉली रेंडरिंग जैसा दिखाई देता है, जो कि पोटेंशियली काफी अच्छा बनाया जा सकता था। अब देखा जाए तो ये जो साइबर ट्रक है इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा पोलराइजिंग तो है, लेकिन इसके पीछे भी ना 2 बहुत बड़े सॉलिड रीजंस हैं जो टेस्ला बताती है। और इसमें जो पहला रीजन है वो ये है कि ये जो पिकअप ट्रक्स है ना ये पिछले 100 साल से ना ऐसे ही बनते आ रहे हैं। मतलब अगर आप एक बहुत ही पुराने पिकअप ट्रक को उठा के देखोगे और एक बिल्कुल नए मॉडर्न पिकअप ट्रक को उठा के देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आज तक भी पिकअप ट्रक इंडस्ट्री के अंदर ये 3 बॉक्स डिजाइन चेंज नहीं हुआ है। एंड इवन जो फोर्ड का एक नया इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक आता है ना, वो भी एक IC इंजन वाले पिकअप ट्रक जैसा ही दिखाई देता है। और इसीलिए अपनी इसी रेडिकल अप्रोच के साथ इलॉन मस्क इस कांस्टेंट डिजाइन लूप को तोड़ना चाहते थे। लेकिन इतने ज्यादा प्लेन और शार्प एजेस वाले डिजाइन के पीछे एक और रीजन था और वो था चॉइस ऑफ मटेरियल। हमने देखा है कि टेस्ला की कार्स में काफी ज्यादा ना कर्व्स होते हैं, लेकिन टेस्ला का ये पिकअप 2 साइडेड वेज जैसा दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो आउटर बॉडी के लिए मटेरियल यूज किया गया है ना वो है स्टेनलेस स्टील। लेकिन ऐसा वैसा कोई स्टेनलेस स्टील नहीं है, ये है 30X सीरीज कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील, जो कि टेस्ला ने खुद डिजाइन किया है। दरअसल टेस्ला अपने ट्रक को बहुत ही ज्यादा सॉलिड बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करने का फैसला किया। देखा जाए तो ये जो नॉर्मल कार्स होती है ना आपकी एवरीडे कार्स, इनके अंदर स्टील या फिर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल आज से पहले सिर्फ एक बार किया गया है डेलोरियन के अंदर और वो कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई थी। लेकिन वो स्टेनलेस स्टील भी ऐसा नहीं था जैसा टेस्ला ने अपने पिकअप के अंदर इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस स्टील को टेस्ला ने खुद ही डिजाइन किया है और इसीलिए ये स्टील बहुत ही ज्यादा सॉलिड बन पाया है। इतना कि अगर आप इसके ऊपर लात भी मारोगे ना तो भी इसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है ना वो है इसकी थिकनेस, जो कि है 3 mm की। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं, एक मॉडर्न कार के अंदर नॉर्मल जो स्टील लगती है उसकी थिकनेस 0.6 to 8 mm ही होती है, वो भी पेंट जॉब होने के बाद। लेकिन जो टेस्ला ने स्टेनलेस स्टील इस गाड़ी के अंदर इस्तेमाल किया है ना वो ऑलमोस्ट एक पतले प्लाईबोर्ड जितना मोटा है। और यही एक रीजन है इस पर लात तो क्या बंदूक का भी कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जब टेस्ला वालों ने इसके ऊपर टॉमी गन से फायर करके दुनिया के आगे दिखाया था इसको, तो ये देखने में मिला था कि जो गोलियां इस पे लग रही थी ना वो चपटी हो गई थी लग लग के, लेकिन इसके अंदर छेद नहीं हो रहा था। अब देखा जाए तो ये मटेरियल इस गाड़ी को बहुत ज्यादा मजबूती तो देता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन यही जो इसकी मजबूती है ना, यही टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द भी बनी है, जिसकी वजह से वो इसके अंदर कर्व्स एंड क्रीजेस नहीं दे पाए हैं। दरअसल ये जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, ये बाकी स्टील और एल्यूमिनियम की तरीके से स्टैम्पिंग प्रेस में डालकर किसी भी शेप के अंदर मोल्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बाउंस बैक प्रॉपर्टी होती है।
जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी प्लास्टिक को इस तरीके से मोड़ते हो तो वो अपनी शेप में वापस आ जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से टेस्ला इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कर्व्स एंड क्रीसेस नहीं दे पाए हैं। लेकिन आप लोग बोलोगे इसके अंदर थोड़ी बहुत क्रीसेस तो हैं, तो टेस्ला ने वो कैसे किया होगा? देखा जाए तो टेस्ला के लिए वो करना भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, और वो उन्होंने ऐसे किया है कि अगर उनको किसी शीट को 30 डिग्री मोड़ना होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो वो उसको लगभग 50 डिग्री मोड़ते थे और शीट बाउंस होकर वापस 30 डिग्री आती थी, तब जाके वो उस लेवल पर आ पाता था। और इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए मार्कस ब्राउनली ने भी बताया था कि कैसे इसी अनप्रेडिक्टेबल बेंडिंग टेक्निक की वजह से गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे अजीब अजीब से पैनल गैप्स दिखाई देते हैं और काफ़ी सारी शार्प एजेस भी दिखाई देती हैं। अब ये जो पत्थर जैसी सॉलिड स्टेनलेस स्टील है ना, इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गाड़ी के अंदर एक क्रम्पल जोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो नॉर्मल स्टील और एल्यूमिनियम होता है वो तो क्रम्पल होता है, लेकिन ये जो स्टील है ये क्रम्पल नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है, जैसे हम अभी तक बात करते आ रहे हैं। इसीलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या जो टेस्ला पिकअप के अंदर लोग बैठेंगे, जो ऑक्यूपेंट्स होंगे, उनके लिए सेफ है? क्या उनको शॉक नहीं लगेगा एकदम से अगर गाड़ी कहीं ठुकती है तो? खैर अभी तक इसकी कोई टेस्टिंग तो नहीं हुई है ऑफिशियली अमेरिकन या फिर यूरोपियन एनकैप के अंदर, लेकिन एक चीज़ तो है, हमने ये देखा है कि टेस्ला की जो कार्स होती है ना, काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग लेकर आती है, और इनकी जो मॉडल वाई है ना, वो दुनिया में हाईएस्ट स्कोर करने वाली गाड़ी है यूरो एनकैप के अंदर। और मेरा मानना है कि शायद से टेस्ला ने कुछ ना कुछ तो किया है ताकि इस गाड़ी के अंदर क्रम्पल जोन मिल सके, और वो हमें इस फोर्ड के इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक और टेस्ला द्वारा खुद किए गए क्रैश टेस्ट के अंदर भी देखने को मिलता है कि ये गाड़ी भी क्रम्पल होती तो है। अब चलो, हो सकता है कि लोग इस गाड़ी के अंदर सेफ रहें और उनको उतना ज़्यादा झटका ना लगे जितना लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर ये गाड़ी किसी इंसान से टकराती है ना, तो उसका बचना तो मेरे ख्याल में नामुमकिन है, क्योंकि इस गाड़ी के आगे काफ़ी सारी शार्प एजेस हैं और आगे कोई भी प्लास्टिक का खासा यूज़ किया नहीं गया है, जैसा कि बाकी सभी कार्स के अंदर होता है। और इसी डर के चलते ये भी माना जा रहा है कि शायद से यूरोप के कई देशों के अंदर इन पर बैन भी लग जाए। अब ये तो रही बात डिज़ाइन की, लेकिन मेरे ख्याल में जो इससे भी बड़ी चीज़ टेस्ला वालों ने इस पिकअप ट्रक के साथ करी है, वो है 12 वोल्ट से 48 वोल्ट आर्किटेक्चर में शिफ्ट करना। अब ये क्या भला है, चलो मैं समझाता हूँ। देखो, जो मॉडर्न कार्स होती है ना, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं काफ़ी सारे, जिन्हें पावर देने के लिए और उन तक डेटा ट्रांसफर करने के लिए कार्स के अंदर केबल्स का जाल बिछा होता है, जिन्हें इलेक्ट्रिकल हार्नेसेस भी बोल देते हैं कभी कभार। और ये जो जाल होता है ये इतना ज़्यादा लंबा होता है कि अगर इसे खोल दिया जाए तो ये कई किलोमीटर दूर तक चले जाए, और क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा मटेरियल लगता है, इसीलिए इनकी कॉस्ट और वेट दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है। और इसी बढ़ती हुई कॉस्ट और वेट को कम करने की कोशिश पिछले 30 सालों से करी जा रही है कार इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन टेस्ला पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने साइबर ट्रक के अंदर ये ड्रास्टिकली कम कर दिया है, और वो ऐसा कर पाए हैं 12 से 48 वोल्ट आर्किटेक्चर में शिफ्ट करके। लेकिन ये 12 और 48 वोल्ट आर्किटेक्चर वगैरह है क्या? चलो इसे हम थोड़ा सा डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आए थे ना, ये आए थे 1910 में, जब कार्स के अंदर पहली बार हैंड क्रैंकिंग से आगे बढ़कर स्टार्टर मोटर लगाई गई थी। और क्योंकि ये स्टार्टर मोटर बिजली से चलती थी, इसीलिए इसको चलाने के लिए लगाई गई थी एक 6 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी, यानी कि गाड़ी के सारे कंपोनेंट्स पहले 6 वोल्ट पे ऑपरेट करते थे। और यही जो 6 वोल्ट वाला आर्किटेक्चर था ना, ये 1952 तक चला। लेकिन 1952 में एक बड़ा चेंज देखने को मिला, क्योंकि अब सारे के सारे ब्रांड्स इस 6 वोल्ट बैटरी से शिफ्ट होकर 12 वोल्ट की तरफ मूव होने लगे, क्योंकि अब कार्स के इंजन्स का जो कंप्रेशन था वो इतना बढ़ चुका था कि हल्की मोटर से चालू नहीं हो रही थी, और साथ ही साथ गाड़ियों के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी आ गए थे। और इन्हीं सब रिक्वायरमेंट्स के चलते गाड़ियों की जो पावर डिमांड थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई, और इसी चलते 6 वोल्ट से 12 वोल्ट आर्किटेक्चर की तरफ मूव करना पड़ा। और अब धीरे धीरे सभी की सभी गाड़ियां 12 वोल्ट पर ऑपरेट होने लग गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि 1952 से लेकर आज तक भी, यानी कि 2023 में भी हम 12 वोल्ट सिस्टम पर ही ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता है ना, हमें ये भी समझ में आने लगा है कि जो 12 वोल्ट सिस्टम है ना, इसके अंदर काफ़ी सारी कमियां भी हैं, और खासकर ईयर 2000 के बाद ये और भी ज़्यादा फील होने लगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वक्त के साथ कार्स के अंदर बहुत ही सारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बढ़े हैं, ताकि ABS जैसे बेसिक सेफ्टी फीचर से लेकर ADAS जैसे हाई एंड सेफ्टी फीचर्स को कनेक्टिविटी और पावर मिल सके। और साथ ही साथ जो गाड़ियों के अंदर अंधाधुंध नए फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि पावर ऑपरेटेड सीट्स, और साथ ही नई कार्स के अंदर अंधाधुंध बढ़ते हुए लग्जरी फीचर्स को भी पावर मिल सके। अब जब कार्स के अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स बढ़ गए और इतनी सारी मोटर्स एंड व्हाट नॉट ऐड होने लगी, तो इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए और इनको इनके ECU से कनेक्ट करने के लिए अंधाधुंध इलेक्ट्रिकल वायर और इलेक्ट्रॉनिक केबल्स की जरूरत पड़ने लगी। इतनी की कई केसेस में कार का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसी का वजन 100 किलो तक पहुंच गया, और वो कुछ ऐसी दिखने लगी। देखो, इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी इंसान के दिमाग का नर्वस सिस्टम हो। अब ये जो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये जो इतना ज़्यादा भारी वायर हार्नेस है, इसका मतलब सीधा सा है, और वो है कॉस्ट। मतलब जितना ज़्यादा मटेरियल यूज़ होगा उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ेगी। और वैसे भी हम यहाँ पर कॉपर वायरिंग की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है।
लेकिन देखा जाए तो ये जो कॉस्ट है ना, इसको ड्रास्टिकली कम किया जा सकता था। और इसके लिए बस ये करना था कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम 12 वोल्ट पे चल रहा है, इसको 48 वोल्ट्स पर लेकर आ जाओ। और ये वही चीज़ है जो टेस्ला ने करी है। लेकिन इस चेंज से एग्जैक्टली हुआ क्या, चलो इसको समझने के लिए ना हम इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े से बेसिक्स को समझ लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जिसे हम वॉट में नापते हैं, ये हमें मिलती है करंट और वोल्टेज के मल्टीप्लिकेशन से। यानी कि 1 वॉट ऑफ पावर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ करंट एंड 1 यूनिट ऑफ वोल्टेज। यानी अगर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे अचीव करने के लिए करंट या वोल्टेज दोनों को बढ़ा सकते हैं, या फिर इनमें से एक वैल्यू को बढ़ा देंगे तो भी आपको एक डिजायर्ड पावर मिल जाएगी। यानी कि करंट भी बढ़ा सकते हो या फिर वोल्टेज भी बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात भी है, और वो ये है कि अगर आप पावर डिमांड्स को मीट करने के लिए सिर्फ करंट को बढ़ाते चले जाओगे ना, तो जिन तारों से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है ना, वो तारे बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएंगी। बिकॉज हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। यानी कि एक तार के अंदर आप जितना ज्यादा करंट दौड़ाओगे, उसके अंदर उसके 2 गुना हीट प्रोड्यूस होगी। और यही जो हीटिंग वाला फैक्टर है ना, इसी की वजह से हमें ये देखने को मिलता था कि कार्स के अंदर काफी मोटी मोटी कॉपर वायर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि पिछले 70 सालों से लगातार इंक्रीज होती जा रही इलेक्ट्रिकल पावर की डिमांड को पूरा करने के लिए करंट को तो लगातार बढ़ाया जा रहा था, लेकिन गाड़ी की जो वोल्टेज थी वो तो अभी भी 12 की ही थी। और यही देखते हुए डिजायर्ड पावर को पाने के लिए टेस्ला ने 12 वोल्ट से स्विच कर दिया 48 वोल्ट में, क्योंकि एज पर द प्रिंसिपल हम वोल्टेज बढ़ाकर भी डिजायर्ड पावर को पा सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। और इसका असर क्या हुआ वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। आप इस चार्ट के अंदर देख पा रहे होंगे कि लगातार बढ़ती पावर डिमांड्स के चलते जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कितना ज्यादा बढ़ा दिया गया था, और ये लगभग 250 एम्प तक पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही टेस्ला ने 48 वोल्ट सिस्टम के अंदर स्विच करा, एकदम से जो इलेक्ट्रिक करंट की डिमांड थी वो एकदम से नीचे आ गई और डिजायर्ड पावर मिल सकी। और जैसा आप लोग अभी तक समझ ही चुके हैं, कम इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कम हीट जनरेशन, और अगर हीट कम जनरेट होगी तो आपको बहुत ज़्यादा मोटी वायर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टेस्ला के अंदर केबल इस्तेमाल करी गई है और जो बाकी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करी जा रही है, उसके विड्थ में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और इसी तार की मोटाई की कमी की वजह से गाड़ी के वेट से लेकर गाड़ी की कॉस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि टेस्ला को इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने में अब 70% कॉपर की बचत हो रही है, और साथ ही साथ वायर हार्नेसेस में लगभग 50 किलो तक वजन कम हो चुका है। अब ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है, लेकिन इलॉन की टेस्ला ने सिर्फ इलेक्ट्रिक वायर्स को ही चेंज नहीं किया है, बल्कि इन्होंने कार्स में सारे कंपोनेंट्स को दिमाग से जोड़ने वाले कैन बस को भी ईथरनेट से चेंज कर दिया है। कैन बस या फिर कंट्रोलर एरिया नेटवर्क बस का काम होता है माइक्रो कंट्रोलर से डिवाइसेस का कनेक्शन करवाना। ये अगेन इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरह ही तारों का जाल होता है। और अब टेस्ला ने किया क्या है कि इन्होंने कैन बस को हटाकर यहाँ पर टेराबाइट ईथरनेट डाल दिया है, जिसकी वजह से जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मूव हो पाएगा पुराने कैन बस सिस्टम के मुकाबले। अब ये जो वेट सेविंग थी और जो कॉस्ट सेविंग थी ना, ये तो एक रीज़न था जिसकी वजह से टेस्ला ने 48 वोल्ट आर्किटेक्चर पर स्विच किया। पर इसके पीछे एक रीज़न और था, और वो था टेस्ला का नया स्टीयर बाय वायर सिस्टम। टेस्ला ने अपने साइबर ट्रक के अंदर एक नया स्टीयर बाय वायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर जो ड्राइवर का स्टीयरिंग है वो डायरेक्ट व्हील से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता है, अनलाइक अदर स्टीयरिंग जहाँ पर आपका कनेक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि आपके फीडबैक के हिसाब से कंप्यूटर अपने आप डिसाइड करता है कि कार की मूविंग स्पीड के हिसाब से गाड़ी को कितना मुड़ने की जरूरत है। एंड इससे फायदा ये होता है कि ड्राइवर को लॉक टू लॉक 170 डिग्री से ज़्यादा स्टीयरिंग नहीं घुमाना पड़ता, फिर चाहे आप कितनी भी ज़्यादा तेज चल रहे हो या फिर बिल्कुल खड़े हो। अब ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, और ये पूरा का पूरा मोटर से कंट्रोल्ड है। टेस्ला के अकॉर्डिंग स्टीयर बाय वायर को चलाने के लिए आगे 2 और पीछे 1 मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये 3 मोटर मिलकर 5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर देती हैं अकेले। और ये इतनी पावर है कि अगर इसको 12 वोल्ट सिस्टम पे डालने की कोशिश करते तो या तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर टेस्ला को बाकी कार्स के मुकाबले भी और ज़्यादा मोटी वायर्स इस्तेमाल करनी पड़ती, और अगेन नहीं करते तो हीटिंग इशू आते। और इसीलिए टेस्ला ने 48 वोल्ट पर स्विच किया था। मतलब वेट सेविंग भी हो गई, मनी सेविंग भी हो गई, और ये भी हो गया। अब ऐसा है, देखो कि ये जो सिस्टम है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा इनोवेशन है जो टेस्ला ने कर दिया है। लगभग पिछले 30 सालों से ऑटो ब्रांड्स इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी तक कर नहीं पाए। जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कार मेकर सब कुछ खुद नहीं बनाते, और बहुत सारे कंपोनेंट्स 1, 2, 3 और 4 टियर तक की कंपनी से बन के आते हैं। इसे आप एक हायरार्की की तरीके से समझ सकते हैं, और इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो जो टियर 1 के वेंडर्स हैं वो कार कंपनी को एक स्टार्टर मोटर बना के देते हैं, ठीक है, लेकिन वो बस उस मोटर को असेंबल करते हैं अपने पास, लेकिन जो उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं ना, वो टियर 2 द्वारा बनाए जाते हैं, और जो उनके भी अंदर के पार्ट्स हैं ना, वो टियर 3 कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर कुछ और जो पार्ट्स हैं वो टियर 2 नहीं बनाती, वो टियर 3 बनाती है। और इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ चलने की वजह से इसको हायरार्की बोल रहा हूँ। और यही जो हायरार्की है और बहुत सारी कंपनीज का इंक्लूजन है एक एक पार्ट को बनाने के लिए, यही एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि कार मेकर्स 12 वोल्ट से 48 वोल्ट में स्विच नहीं कर पा रहे थे।
क्योंकि ऐसा करने का मतलब ये था कि आपको हर एक कंपनी को, चाहे वो Tier 1 हो, चाहे वो Tier 4, चाहे वो बाकी ऑटो मेकर्स हो, सभी को राजी करना कि वो भी 48 वोल्ट आर्किटेक्चर पर आए, और इसीलिए ये करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन टेस्ला के साथ अलग क्या है कि इनके मालिक है इलॉन मस्क, और हम सभी जानते हैं कि इनकी बुद्धि अलग ही चलती है थोड़ी। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बोला कि हमें कोई Tier 1, Tier 3, Tier 4 कुछ नहीं चाहिए, हम सारे के सारे पार्ट्स अपनी कंपनी के अंदर बनाएंगे। और इन्होंने फुल वर्टिकल इंटीग्रेशन कर दिया, यानी कि विंडो की मोटर से लेकर मेन मोटर्स तक सब कुछ ये अपनी कंपनी के अंदर ही बना रहे हैं, एक छत के नीचे, और इसीलिए ये ऐसा कर भी पाए हैं। एंड ये बात अगेन एक बात की तरफ इशारा करती है, और वो ये है कि ये बंदा इस धरती का है ही नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और इस वीडियो को मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ को अक्सर ना रीच नहीं मिलती है। लाइक करिए, और एल्गोरिदम के लिए अपने कमेंट्स के अंदर विचार भी ज़रूर छोड़ देना। थैंक यू।